हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक सर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा पार्ट सेकंड 2019 सीजी सेट के क्वेश्चंस हैं लीनियर अलजेब्रा के। ये लगभग लास्ट वीडियो है सीजी सेट के सीरीज में। आई होप हमारा इसके पहले के आप जितने भी वीडियो हैं लीनियर अलजेब्रा आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने नेक्स्ट पार्ट जो इसके प्रीवियस वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें ये वाला क्वेश्चन रह गया था, बीच में किसी भी कारणवश वो कट गया था। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सेकंड वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला आपका रिलेटेड है डिटर्मिनेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वगैरह से क्वेश्चंस है, मैच दी फॉलोइंग करना है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चन ये बोल रहा है लेट टी ऑफ R2 टू R2 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन बाय द मैट्रिक्स 2003। बोल रहा है आपके पास एक टी R2 से R2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो 2003 से 3 है विथ रिस्पेक्ट टू इस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई है। अब आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस दिस। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 17, 18 और 19 लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हर ईयर में पूछे जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आप उनको करके रखोगे तो हर साल पूछा ही जा रहा है, सेट हो नेट हो हर गेट में हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे, मान लेते हैं हमारे पास एक गिवन जो है टी ऑफ R2 से R2 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मान टी एक्स वाई जो दिया गया है या फिर टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है ए एक्स है। ए जो है हमारा मैट्रिक्स है, तो जो हमारा टी ऑफ मान लो एक्स की वैल्यू आप एक्स वाई लेते हो तो जो ए आएगा हमारा ए एक्स कॉमा वाई आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे मैट्रिक्स जो हमारे पास दिया गया है वो है आपके पास 2003 और यहाँ मैट्रिक्स हमारे पास एक्स और वाई दो वेक्टर हैं। तो इसका जो आएगा फर्स्ट रो 2x एंड 3y। तो आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वाई मिला 2x एंड 3y। अब बेसिस हमारे पास जो गिवन है, बेसिस जो b है वो है हमारे पास 1 1 एंड 1 एंड -1, ये आपके पास बेसिस गिवन है। देन नाउ फाइंड द इमेज ऑफ 1 1। तो 1 1 की इमेज जो आएगी यहाँ रखोगे 2,3 आएगी एंड इमेज ऑफ t 1 -1 की इमेज आप निकाल लो, 1 -1 की निकालोगे तो 2, -3 आएगी। आपको क्या करना है, इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इन्हीं के बेसिस के। तो a प्लस b 1 -1। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c11 प्लस d। इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको लिखना है 1 -1। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स निकालना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारा टी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, वो क्या आने वाला ए बी सी एंड डी। मतलब ए बी सी की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे उनको ले जाके यहाँ रखना, वो क्या निकल के आएगा, आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम ए की बी की वैल्यू निकालने अगर चलते हैं तो सबसे पहले देखना आप इस वाले इक्वेशन से चलते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा। ए फर्स्ट इसका b, दूसरा a और इसका माइनस बी इक्वल टू 3 आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 3 आएगा। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो दोनों को जोड़ दो, b से b कट जाएगा तो 2a इक्वल टू a और 2a इक्वल टू 5 आएगा। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। मतलब आपका फर्स्ट जो आंसर आ रहा है a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट a आएगा हमारा क्या आएगा 5/2 आएगा। आप ऐसे अगर देख रहे हो तो आपके किसी भी ए बी सी ऑप्शन देखोगे इसमें किसी भी में 5/2 है नहीं। ए बी डिस्कार्ड हो जाएगा, सी भी डिस्कार्ड आ जाएगा। अब डी को देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा, 5/2 आ रहा है तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा एकदम। ठीक, तो अब ए निकल गया। अब ए की वैल्यू आप इसमें ले जाके पुट कर दो। ए की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 5/2 प्लस बी इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 है यहाँ, b इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 5/2, 2 2 जा 4 माइनस 5/2 इक्वल टू -1/2। तो b की वैल्यू अपने पास कितना आया -1/2। आप देख रहे हो ऑप्शन मैच हो रहा है, -1/2 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ से सी की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा c प्लस डी इक्वल टू 2 एंड c माइनस डी इक्वल टू -3। सॉल्व दीज इक्वेशन, इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करो और यहाँ से आप c एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और इसका ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब हम आते हैं
मैच करने में जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको सीधा सीधा मैट्रिक्स के बारे में बात किया है, मीन्स कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स दी गई हैं, उनमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो देखोगे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो इस तरीके से एलटी वाले क्वेश्चन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप उसको देखोगे फर्स्ट वाले को, तो आप एक एक करके मैट्रिक्स को देखो। आपने अगर मैट्रिक्स को पढ़ा होगा तो एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूटी बोलते हैं, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एलटी। यूटी और एलटी, शॉर्ट में इसको यूटी बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर, और एक को बोला जाता है एलटी लोअर ट्रायंगुलर। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं तो किस टाइप की होती हैं आपको पता होगा। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है, जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल हो गया मैट्रिक्स का, नीचे पूरा क्या होता है, जीरो होता है, ऊपर हो सकता है नॉन जीरो इंट्रीज हो, नॉन जीरो में भी जीरो, मतलब ये पक्का है कि यहाँ ट्रायंगल बनाएगा हमारा इंट्रीज का। जैसे मान लो मैं 3x3 का लिख रहा हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3x3, तो आपका क्या होगा, ऐसे होगा 0 A12 A13 और 0 0 0 0, हो सकता है नॉन जीरो हो, डायगोनल के नीचे बस ध्यान रखना। इसको ऐसे कर देते हैं A11 A22 A23 0 A33। तो आप देख रहे हो ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर में आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। 3x3 की मैट्रिक्स हो गई है, दिस इज कॉल्ड यूटी। एलटी हमारा 3x3 का कैसे बनेगा, सेम चीज A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 A33, ये हमारा 3x3 का लोअर ट्रायंगुलर है। खासियत ये होती है अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि जो इनका डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट, यही इनका डायगोनल की जो इंट्रीज दिख रही हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, डायगोनल के जो इंट्रीज हैं वो क्या हो जाती हैं, आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। यही हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होता है, या आइगन वैल्यू इसी को बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, आइगन वैल्यू होते हैं। तो आप देखोगे इस वाला, ये वाला हमारा दिख रहा है, इस टाइप की मैट्रिक्स दिख रही है, इस टाइप की डी वाले में, तो यहाँ से हम रूट्स निकाल सकते हैं इनके। डी ऑप्शन अगर उठाओगे डी वाले को देखो आप, तो रूट्स इसके क्या क्या आने वाले हैं, रूट्स आएंगे 7 -4 and 2, 7 -4 and 2 रूट्स आया। सी वाला आप देखोगे ये भी बन रही है, ये हमारा कौन सा बन रहा है, ये एल टी बन रहा है डी वाले में, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये सी ऑप्शन कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो दोनों से रूट्स मिल जाएगा, डी के रूट्स 7 -4 2 आए, और सी के रूट्स क्या आएंगे अपने पास, सी के रूट्स आएंगे अपने पास 1 2 and 2 आया, ठीक। ऑप्शन की तरफ जाओगे तो डिटरमिनेंट एंड रूट्स के बारे में बात कर रहा है, डिटरमिनेंट्स एंड रूट्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखोगे आप, जैसे इस वाले को देखो 4 इज ए डिटरमिनेंट, तो इस वाले का 4 डिटरमिनेंट आ रहा है। इस डिटरमिनेंट होता क्या है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ना, ध्यान समझना। ये बात समझ में आई ना, सी और डी दोनों क्या है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उनके जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज बोला जाता है। सीधा सीधा डायगोनल की एंट्रीज उठा लेना। तो सी और डी से हमारे पास डी के रूट्स जो है 7 -4 2 आया, और सी का रूट्स जो है 1 2 2 आ गया। दो रूट्स हमें मिल चुके हैं सी और डी के। अब आते हैं हम लोग इनके ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो जब ऑप्शन की तरफ आप मूव करोगे तो इसमें से देख रहे हो ऑप्शंस देखोगे, पहला ऑप्शन डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ, जैसे देखो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे डी वाले का, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये आप इजीली जानते हो, ये इजी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कॉल्ड रूट्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखोगे यहाँ इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, सी वाले का, सी का देख रहा हो ना,
डिटरमिनेंट ऑफ, मान लो इसका नाम सी मैट्रिक्स ही दे दिया हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या आया 4, तो सी का डिटरमिनेंट 4 आ रहा है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ डी देखो, डिटरमिनेंट ऑफ डी निकालोगे तो कितना आएगा 7 इंटू माइनस 4 इंटू 2, तो ये तो 56 आ रहा है माइनस में, तो 56 तो ऑप्शन किसी में है ही नहीं, डिटरमिनेंट 4 है, तो अभी हम वेट करते हैं इसका डिटरमिनेंट 4 ये वाला सी का फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये हो गया, इतनी चीज़ें हमने डिटरमाइन किया। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें और देखो, पहली वाली मैट्रिक्स उठाओ, सी और डी से हमने इतना कंक्लूजन निकाल लिया, ये सी का है ये डी का है। ए उठाते हैं, ए वाले में अपने पास क्या है 2 है 1 है 1 है 2 3 2 1 1 2, तो आप एक चीज़ कंफर्म करो कि हमारा अगर किसी भी कॉलम और रो को जोड़ने पे, जैसे इसका जोड़ोगे 2 2 4 और 5, रो का सम 3 2 5 2 2 4 एंड 5, तो इसका क्या बना 5 इज रूट्स, 5 इसका क्या होगा रूट्स होगा, मतलब आप रखो किसी भी रो का सम या किसी भी कॉलम का सम कोई कांस्टेंट बनता है, सारे रो सारे कॉलम का सम अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो वह उसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होगा, मतलब इसका 5 रूट्स है, ठीक। 5 क्या है इसका रूट्स है, ठीक। अब इनके अदर रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और रूट्स क्या क्या होने वाले हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसमें आते हैं बी वाले में आते हैं, 5 रूट्स है, बी वाले में आओ। बी वाला क्या है, सारी स्पेशल टाइप मैट्रिक्स हैं, 7 6 6, फिर क्या है 12 13 12, फिर क्या है 6 6 7, इनको अगर सबको जोड़ा जाएगा तो देखोगे यहाँ से 12 6 18 7 25, और इसको जोड़ोगे 13 6 19 6 25, इसको जोड़ोगे 25, तो इसका क्या बना 25 इज रूट्स बना। इस मैट्रिक्स का रूट्स कौन बन गया 25, तो देखो 25 इसका इसमें दिया है, ठीक, 5 रूट्स इसमें दिया है, 4 डिटरमिनेंट दिया है, 1 1 5 एक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स दिया है, ठीक, और इसमें दिया है 10 इज द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब देखो फर्स्ट वाले में जब एक रूट्स आपने निकाल लिया, ठीक, अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, अगर ना ऑप्शन को करने जाऊं तो फर्स्ट का अगर देखोगे तो सेकेंड पॉसिबल है क्योंकि 5 रूट्स है, ठीक, इसमें 5 है, 5 इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। 5 ना तो हमारा सी वाले में आया है रूट्स में, ना तो हमारा डी वाले में आया 5, सी और डी में नहीं आया, तो सी और डी नहीं होंगे। बी में देखते हैं, बी में 25 आया, तो 25 वाला ये है, तो बी का हमारा कहाँ चले गया, ए का हमारा कहाँ चले जाएगा, ए हमारा जाएगा 5 इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो ए का सेकेंड, ठीक, और फिर बी में कितना आ रहा है 25, तो बी का कहाँ चले जाएगा फोर्थ, बी का कितना आएगा फोर्थ आएगा। अब रही बात सी हमारा, सी में देख रहे हो आप, इन सब को जोड़ोगे, इन सब का प्रोडक्ट करोगे, 2 2 4 आ रहा है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, और डी का हमारा कितना होगा, डी मतलब कौन सा बच रहा है अभी थर्ड, तो 5 इज सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। डी में देख रहे हो 7, सबको जोड़ दोगे, 7 में से 4 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, 3 2 5, तो इसका मतलब डी का क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जिसमें भी मैच रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि इजी वे में आप कर पाए। अगर देखो ध्यान समझना, अगर ए वाले में और रूट्स, 2 रूट्स और हैं, उनको भी आपको निकालना हो, 2 रूट्स कौन कौन से आए ए वाले में 1 एंड 1, तो उसको कैसे निकालोगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ एक का, बाकी आप उसको निकालना, बाकी रूट्स कैसे निकालने। मैं ए वाले में से आपका 5 रूट्स निकाल लिए, एक रूट्स हमें λ1 मिल गया 5, अब हमें λ2 निकालना है। हमें पता है सम ऑफ रूट्स जो होता है λ1 λ2 प्लस λ3 ट्रेस होता है, 3 2 5 2 7 आएगा ये, तो λ1 अगर 5 है तो λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 7 माइनस 5, λ2 प्लस λ3 कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो आप देखो कि जो भी रूट्स होंगे, रूट्स में यहाँ गिवन है ना, ये देखो इसमें सब में रूट्स दिए, इन दोनों का सम तो 2 है, लेकिन अगला रूट्स 5 नहीं है, इसका मतलब ए हमारा फोर्थ पे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि फोर्थ में क्या बोल रहा है, जो 2 रूट्स बचे हुए रूट्स आएंगे, एक रूट्स तो हमारा 5 आ चुका है, तो 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है, 25 है, तो ए इसमें नहीं जाएगा। 5 इज द सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, 5 क्या है
क्या बोल रहा है, सारे रूट्स का सम 5 होगा, अकेला 5 आ रहा है इसमें रूट्स, तो बाकी तो 0 आने चाहिए, ये किन्हीं भी दो रूट्स का सम 2 आना चाहिए, इधर बोल रहा है और उधर इस वाले ऑप्शन कर बोलोगे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि इसका जो फर्स्ट का करेक्ट होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि उसमें देख रहे हो आप कि जो लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आने चाहिए, यानी दो रूट्स जो बचे हुए रूट्स हैं उनका सम 2 आना चाहिए, और यहाँ देख रहे हो कि 1 और 1 को प्लस करोगे 2 आएगा, इसमें भी 2 आ रहा है बट यहाँ 25 दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब दूसरे में जाओ, जैसे हमारा डी वाला था, डी वाले में 25 निकाल लिए थे, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ से सबको जोड़ दो 27, एक को 25 निकाल लिए तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 कितना आना है 27 माइनस 25, तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 2, यानी दो अदर रूट्स का सम कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो यहाँ देखो दिया है 1 प्लस 1 दोनों का सम कितना है 2 है, इसका मतलब ए का हमारा सेकंड होगा और डी का हमारा क्या होगा, ये 1 1 25 कौन से ऑप्शन का फोर्थ, बी का हमारा कितना होगा फोर्थ होगा, और इसमें रूट्स हम सारे निकाल ही चुके हैं। इस तरीके से इसको हम अच्छे से करना है। तो आइगेन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और डिटरमिनेंट के बारे में पूछा था, तो आप ध्यान से देखोगे इतना जो क्वेश्चंस पेपर में देता है, तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपको भी पता होगा कि इसका रूट्स अगर निकालने जाओगे, कोई भी मैट्रिक्स दे देगा उसका रूट्स निकालने जाओगे तो लेमडा की वैल्यू थोड़ा टफ होती है निकालने के लिए। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देखो कि कोई अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स या किन्हीं रो किन्हीं कॉलम को जोड़ने पे कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदर फिर ऑप्शन से देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज आप रूट्स निकालते रहो। कौन से ऑप्शन कैसे तरीके से आप निकालोगे ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0, और इससे निकालते रहोगे तो एक ऑप्शन निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, 3 घंटे आप वहीं सो जाओगे, खत्म, बाय बाय। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है, आप आराम से इसको कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू एंड वी आर टू सब स्पेस of a finite dimensional vector space V, of a finite dimensional vector space V, then ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही होता है, फिर भी मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w, बी ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w, सी ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ w, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, डायमेंशन थ्योरम भी बोल सकते हो, डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। तो ये आपको डायरेक्ट थ्योरम में भी पढ़ते हो, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है, आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो, तो हमें उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें हमें सिंगल करेक्ट है, तो हमें पता है फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हैं यू और वी के, तो ये हमारा करेक्ट होता है। थर्ड ऑफ क्वेश्चन ये था, ठीक, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है। एक और क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट, कंसीडर दी सेट, सेट हमारा जो है बी वो क्या है 1 माइनस 1 एंड 0, दूसरा है 1 1 1, तीसरा है अपने पास -1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ए बोल रहा है बी इज ए सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर, बी इज सेट ऑफ
म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बी बोल रहा है आपका बी इज नॉट ऑर्थोनॉर्मल सेट, बी इज नॉट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। सी है आपका इट इज इजी टू कन्वर्ट बी इंटू एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इट इज इजी टू कन्वर्ट बी इंटू एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक, इसका जो ऑप्शन चूज द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन है इसका, ए बी, ओनली ए बी करेक्ट होंगे। बी अपना है ए बी सी, सी अपना है ए सी, ए एंड सी, और डी है ऑल, मीन्स ए बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में देखना है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड ऑर्थोगोनल सेट होते क्या हैं। ठीक, अगर आप देखोगे ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल, तो अगर ऑर्थोगोनल की बात किया जाए, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑर्थोगोनल सेट, इनर प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं ना, अगर कोई भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, इसका मतलब उन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होगा यू आई एंड यू जे बराबर 0 होगा। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होने वाला है? यू आई एंड यू जे क्या होने वाला है? 0 होने वाला है जब आई नॉट इक्वल टू जे होंगे। मीन्स अगर ये वेक्टर u1 है, ये वेक्टर u2 है, ये वेक्टर u3 है, तो u1 का u2 के साथ अगर इनर प्रोडक्ट करो 0 आना चाहिए, u1 का u3 के साथ करो तो भी 0 आना चाहिए, u2 का u3 के साथ करो तो 0 आना चाहिए इनर प्रोडक्ट। ठीक, ऑर्थोगोनल सेट के लिए। अगर ऑर्थोनॉर्मल की बात कर रहा है, अगर कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल होगा, इसका मतलब पहला चीज इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं इसको कि इनर प्रोडक्ट यू आई एंड यू जे इक्वल टू 0 होना चाहिए आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। अगर आई और जे इक्वल हो गया तो उनका इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यू आई एंड यू जे इक्वल टू 1 होना चाहिए इफ आई और जे क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कहने का सेंस हुआ अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उनका जो इनर प्रोडक्ट आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर डिफरेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होना चाहिए? 0। तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है ऑर्थोनॉर्मल। तो सबसे पहले मैं, ये आपका डेफिनेशन है, शॉर्ट में इसको याद रखना आप, ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड ऑर्थोगोनल सेट। कोई अब आपने बीएससी वगैरह में किया पढ़ा होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस में कि कोई भी वेक्टर्स है तो उनको हम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस से ऑर्थोनॉर्मल बना सकते हैं। कोई भी वेक्टर रहेगा, जैसे मान लो एक वेक्टर आपके पास u है, अब आपको इसको क्या बनाना है? ऑर्थोनॉर्मल बनाना है। ठीक, तो उस वेक्टर का क्या करो, जैसे अभी इसका प्रोसेस में बता रहा हूं कैसे होगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है। देखो u1 अपने पास क्या है? u1 है 1 -1 एंड 0, और u2 को ले लिया हम 1 1 एंड 1, और u3 वेक्टर जो है वो है अपने -1 एंड 2। पहले चेक करते हैं कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो u1 और u2 का अगर इनर प्रोडक्ट निकालूंगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट है सिंपल, तो क्या आएगा? 1 1 जा 1, 1 का 1 के साथ, -1 का 1 के साथ, -1, फिर 0 का 0 का प्लस 0 करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे u1 का u3 के साथ करूंगा तो u1 और u3 डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो u1 और u3 का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 1 का -1, फिर -1 का 1 के साथ तो कितना आ जाएगा? +1, फिर 0 करूंगा तो +0, तो ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। u1 u2 हो गया, u1 u3 हो गया, और फिर u2 और u3 का देख लो, दूसरा और तीसरे का, दूसरे और तीसरे करोगे तो क्या आएगा? -1, 1 इस वाले 1 का 1 के साथ, इस वाले 1 का -1, फिर इस वाले 1 का 2 के साथ, तो +2, तो ये वाला 0 आ गया। हेंस u1 u2 एंड u3 आर ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ऑर्थोगोनल हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें बोल रहा है कि बी इज ए सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल तो है, ए तो करेक्ट है, इसमें बात बोल रहा है बी में नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा।
आप ऑर्थोनॉर्मल, तो एक कंडीशन तो ऑर्थोनॉर्मल, दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो ऑर्थोगोनल वाली हो गई। अब आती है सेम सेम के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है या नहीं है। मीन्स u1 और u1 का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 आता है क्या। जैसे u1 और u1 का इनर प्रोडक्ट निकालूंगा, u1 इनर प्रोडक्ट u1 मतलब 1 माइनस 1 0 का इनर प्रोडक्ट 1 माइनस 1 एंड 0 के साथ अगर निकालूंगा तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं है, और यहाँ नॉट बोला है, नॉट ऑर्थोनॉर्मल, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो इसमें बोल रहा है कि ए एंड सी, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और ये भी इनकरेक्ट क्योंकि इट इज इजी टू कन्वर्ट बी इनटू ऑर्थोनॉर्मल सेट। इस सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक, क्या बोला जाता है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। कोई भी आपके पास वेक्टर है, अगर उसको हम ऑर्थोनॉर्मल सेट बना सकते हैं, कोई भी वेक्टर रहेगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। होती क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। मान लो एक सेट है आपके पास v1 v2 डैश vn, इतने आपके पास वेक्टर्स हैं, इनको आपको ऑर्थोनॉर्मल बनाना है। तो आप पहले वाले को क्या मान लो, लेट w1 बराबर v1, फिर आपको निकालना है w2। w2 कैसे निकालोगे, w2 इक्वल टू v2 माइनस इनर प्रोडक्ट निकालना है, v2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 का w1, और यहाँ भी क्या आएगा w1 और यहाँ क्या रहेगा w1। ये आपका w2 निकल जाएगा, w1 v2 w1। ठीक, ऐसे ही आप w3 निकालोगे, v3 माइनस v3 w1 इनर प्रोडक्ट w1 फिर w1 फिर माइनस v3 w2 इनर प्रोडक्ट w2 और फिर w2। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा vn तक। और जो वेक्टर्स निकल के आएंगे w1 w2 w3, जो वेक्टर्स आएंगे w1 एंड w2 w3, उनको हम क्या करने वाले हैं, उनका नॉर्म से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो वो हमारा जो सेट आएगा, जो ये हमारा सेट आएगा w1 अपॉन नॉर्म ऑफ w1, w2 अपॉन नॉर्म ऑफ w2 अप टू सो ऑन, जो भी आएगा wn अपॉन नॉर्म ऑफ w1। तो ये जो सेट आएगा, ये वाला सेट, दिस सेट इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये हमारा सेट क्या होने वाला है, ऑर्थोनॉर्मल होने वाला है। इसका मतलब किसी भी वेक्टर्स को हम इजी तरीके से ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट में। इसका मतलब सारे इसके करेक्ट हैं, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट इसके क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे। ठीक, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं आगे। कौन सा था ये, 4 2 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस confirm for multiplication and addition। एसर्शन है आपके पास, ए दिया है, ए बी बराबर 0, 0 मैट्रिक्स है ए बी। आइदर दिस इम्प्लाइज आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0। बोल रहा है अगर आइदर ए बराबर 0 मैट्रिक्स आएगी और बी बराबर भी 0 मैट्रिक्स आएगी। रीजन आर है,
आर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउज जीरो डिवाइजर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउज जीरो डिवाइजर। इसमें ऑप्शन बनाया है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन ए बोला है बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of A, and R is correct B बोला है both A and R correct and R is not correct, सेम चीज है, both A and R correct and सेम चीज रहेगा R is not correct explanation of A, and R is not correct explanation for A है of A, for A। C ऑप्शन है A is correct but R is false। A is correct but R is false। false। D है A is false, B is correct। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें थोड़ा सा जीरो डिवाइजर के बारे में आपको समझना है कि जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। तो जीरो डिवाइजर्स वगैरह हम किस में पढ़ते हैं, रिंग में पढ़ते हैं, ठीक। तो पहले तो फर्स्ट वाले को टैकल करते हैं, ए वाले को। ए वाला बोल रहा है कि ए और बी का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो बोल रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई एक मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा, आइदर ए जीरो और बी जीरो। जरूरी थोड़ी है अगर मैं ए को लेता हूँ 0 1 0 0 और बी को लेता हूँ 1 0 0 0, तो आप देखोगे ए बी जो आएगा, ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे 0 0 0 0 आएगा, बट ना तो ए मैट्रिक्स जीरो है एंड ना ही बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, जीरो है। इसका मतलब ए हमारा क्या है, फॉल्स है। ए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल गई और यहाँ बोल रहा है कि आइदर को ए को जीरो होना पड़ेगा और बी को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ए वाला फॉल्स है। तो यहाँ बोला बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, इनकरेक्ट। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, ए भी इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट, ए भी इनकरेक्ट। सिर्फ ऑप्शन डी आया क्योंकि आपको सेकेंड वाले को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी जीरो डिवाइजर्स होते क्या हैं, तो इसकी आपकी जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन करेक्ट हो गया। बट इतने ही नॉलेज से। बट अगर ये पता करना है जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, तो जीरो डिवाइजर्स की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ थोड़ा सा। है तो रिंग का, ये मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, बट आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा टफ डेफिनेशन है नहीं जीरो डिवाइजर्स। शॉर्ट में ही लिखूंगा इसको, पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा। अगर आपके पास आर एक रिंग है, आर कोई रिंग होगी, ठीक। अब यहाँ रिंग में कौन आएगा, मैट्रिक्स रिंग रहेगी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स रहेंगी, ठीक, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। तो लेट आर बी ए रिंग, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट लेते हैं नॉन जीरो, ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच दैट, एक आपको बी मिलना चाहिए, नॉन जीरो आर से उठाओगे एक बी मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं डेफिनेशन, जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग टू आर इज सेट टू बी जीरो डिवाइजर्स इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बराबर क्या हो जाए, जीरो, ए बी बराबर जीरो और बी ए बराबर जीरो। ऐसा क्या हो जाए, ए बी बराबर जीरो हो जाए और बी ए बराबर जीरो हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरो डिवाइजर्स कहलाएगा। मीन्स ए नॉन जीरो हो जाए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउ जीरो डिविजर्स, बोल रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीरो डिविजर्स को अलाउज करता है, यस, क्योंकि देखो हमने लिया था 1 0 0 0
ये ए था हमारा, एक बी मिला आपको 0 1 0 0, तो यहाँ से ए बी बराबर 0 हो गया ना, तो अलाउ तो कर रहा है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीरो डिवाइजर्स को, तो इसका मतलब आर वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउ जीरो डिवाइजर्स को अलाउ करता है, तो ये थोड़ा डेफिनेशन था, इसलिए बी हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होते हैं। अलाउज जीरो डिवाइजर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, let aij denote the minor of, let aij denote the minors of n cross n matrices A. What is the relationship between determinant of aij and determinant of aji, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ए है, दे आर ऑलवेज इक्वल, ए में बोल रहा है दे आर ऑलवेज इक्वल, बी में बोल रहा है determinant of aij equal to minus determinant of aji for every I and j, for if I not equal j, if I is not equal j, their product C में बोल रहा है their product is equal to 1, D है हमारा they are equal if A is symmetric, they are equal if A is symmetric, मैट्रिक्स ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट, जो हमने डेफिनेशन लिखी सेम है, वही यहाँ आपको अप्लाई करना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी आर फर्स्ट ऑप्शन है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ए में बोल रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, डिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट from 0 is 1, बी है लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेम ऑर्थोगोनल टू एलिमेंट्स ईच अदर स्पान, स्पान्स भी
and distance of each element from 0 is 1, each element from 0 is 1। ठीक, सी ऑप्शन है, सी जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर and norm of each is 1 and norm of each is 1। ये सारे सिमिलर है ना, नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो पहले मैं इसी को कर लेता हूँ। बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ध्यान रखना, ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं बोल रहा है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल है, पहले बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, पहले अगर हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो पहली चीज़ तो ऑर्थोनॉर्मल सेट एल होते हैं, क्योंकि पहला चीज़ क्या होता है उसमें, इनर प्रोडक्ट डिफरेंट यू आई एंड यू जे 0 होता है और यू आई एंड यू आई क्या होता है 1 होता है। अगर आई इक्वल टू जे हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए ये होता है। ऐसे सेट को ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहला केस जो है ऑर्थोगोनल का है, तो ऑर्थोगोनल देख रहे हो, ऑर्थोगोनल तीनों में दिया गया है। सेकेंड केस, जब भी इसमें बेसिस की बात आ गई तो बेसिस में क्या होता है, स्पान होता है। जैसे मान लो सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट एस है, एल ऑफ एस किसके बराबर हो जाए, वी के बराबर हो जाए। तो देखोगे इसमें ईच अदर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस ऑफ द ईच एलिमेंट फ्रॉम 0 इज 1। मतलब बोल रहा है नॉर्म ऑफ यू आईज क्या होना चाहिए 1। इसी को डिस्टेंस बात कर रहे हैं, यही तो है। नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्म ऑफ यू इक्वल टू होता है इनर प्रोडक्ट यू और यू अंडर रूट, मतलब ये ओरिजिन से डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका हर एक का 1 होना चाहिए। ईच एलिमेंट फ्रॉम 0 इज 1, ईच एलिमेंट फ्रॉम 0 इज 1, ईच एलिमेंट फ्रॉम 0 इज 1, तीनों में 1 दिया है। बट डिफरेंस किसका आ रहा है, ये बेसिस है, बेसिस में स्पान किसके बराबर होना चाहिए, स्पान बी। तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, बाकी में स्पान आ ही नहीं रहा है। बाकी तो हमारा किसकी बात कर रहा है, सिर्फ ऑर्थोगोनल सेट की बात कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, डिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम 0 इज 1। इसमें भी यही बात कि लीनियर इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड नॉर्म ऑफ ईच इज 1। तो इसमें इसकी बात कर रहा है, स्पान की बात नहीं किया, क्योंकि इसमें बेसिस बात किया। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आप अगर केयरफुली ऑप्शंस को रीड आउट करोगे तभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। और इनके बारे में समझ आना चाहिए, बात सेट की कर रहा है या बेसिस की कर रहा है। तो यहाँ बेसिस की बात कर रहा है। तो बेसिस की डेफिनेशन अगर ऑर्थोनॉर्मल को हटा भी दिया जाए तो बेसिस वही होती है, पहली चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए सेट एलिमेंट जो है, और दूसरा स्पान किसका होना चाहिए, वेक्टर स्पेस के बराबर होना चाहिए। तो एल एस बराबर वी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है जो बात कर रहा है माइनर्स के बारे में। अगर माइनर्स के बारे में बात कर रहा है तो आप क्या करो, एक मैट्रिक्स लो। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, क्योंकि ये एग्जाम्पल से इजीली डिस्कार्ड हो जाएंगे क्वेश्चन। पहले ऐसी मैट्रिक्स लो जो सिमेट्रिक ना हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में बोला है कि सिमेट्रिक होंगे। तो सिमेट्रिक तो लास्ट वाले में बोला है, तो हम ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 की जो सिमेट्रिक ना हो और उसका माइनर्स निकालेंगे। जैसे मान लो 2 - 3 5 एक मैट्रिक्स है, 2 - 3 एंड 5। दूसरा आप ले लो 6 0 4, 6 0 4, कुछ भी ले लो आप, एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेना जो भी इच्छा होगी। 1 5 एंड -5, 1 5 एंड -5। इसमें आप एक माइनस निकालो A23। A23 के अबाउट इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे, मीन्स माइनस निकालोगे, ये हमारा क्या होगा A11 A12, इसके अबाउट आप निकाल रहे हो। ठीक, तो क्या आएगा 6 4 1 -5। A23 निकाल है ना। A23 तो 23, सॉरी एक मिनट, ये तो गड़बड़ है। A23 निकाल, तो पहले वाले रो में नहीं आएगा ना, ये दूसरा रो ये है, तो 23 यहाँ आएगा A23। ये जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23, A23 हमारा ये वाला आएगा, तो इसके अबाउट हमें निकालना है। तो ये वाला पूरा कॉमन आ जाएगा। तो क्या क्या आया हमारे पास, 2 - 3 1 5। इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो 10 + 3 मतलब कितना आएगा 13 आ गया। A23 की वैल्यू की डिटरमिनेंट कितनी आएगी 13। ऐसे ही आप निकालो A32,
ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A23, डिटर्मिनेंट ऑफ A23 निकालते हैं। तो यहाँ से देखो A23 निकाल रहे ना, 2 3 हो गया, 3 2, 3 2 बोले तो ये वाले के अबाउट देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। ये वाला है हमारा, ये वाला पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा 2 5 6 4, इसका डिटरमिनेंट आएगा 8 माइनस 30 माइनस 22। तो आप देख रहे हो कि डिटरमिनेंट ऑफ A23 इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A32। पहले में बोला है दे आर ऑलवेज इक्वल, इनकरेक्ट। दूसरे में बोला माइनस टाइम, इनकरेक्ट। दे आर प्रोडक्ट इक्वल टू 1, इनकरेक्ट, दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। इसका मतलब दे आर इक्वल इफ A इज सिमेट्रिक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट हमें देखना है कोई भी एक को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो और उसको चेक करो कि उसमें उस केस में हमारा इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसको हम सिमेट्रिक बनाते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बनाते हैं। जो मैट्रिक्स दी गई उसी को हम जमा लेते हैं, सिमेट्रिक बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए थी हमारे पास, चेक करने के लिए ना, ध्यान रखना ए हमने लिया था 2 -3 एंड 5, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए यहाँ 3 ले लो, यहाँ 0 ले लो, 4 5 4 -7 4 5 4 -7, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, ए आई जे बराबर क्या हो जाए, ए जे आई, मतलब इंट्री में रिलेशन ये होता है। तो देखोगे ये वाला इक्वल 5 5 इक्वल 4 4 इक्वल, इसका तो सिमेट्रिक है। अब आप A23 निकाले थे ना, A23 का डिटरमिनेंट निकालो कितना आता है। A23 ये वाली एंट्री आएगी 2 3, इसके अबाउट जब लिखोगे पूरा कॉमन आ जाएगा, तो 2 -3 5 एंड 4, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 8 + 15 मतलब 23 आएगा। A32 निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A32 निकालो, 32 बोले तो ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से क्या आएगा 2 5 -3 एंड 4, तो इतना आएगा 4 2 8 + 15, तो ये भी कितना है, तो 23 है। इसका मतलब दे आर इक्वल इफ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए जे आई। तो अगर सिमेट्रिक के केस में ही इनके माइनस का डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल्स होगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चंस, इजी था, थोड़ा समझने में टाइम जरूर लगता है कि डिटरमिनेंट ए आई जे कैसे निकालना है। तो आप किसी का भी एक निकाल के कोई भी माइनस लेके आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो सिमेट्रिक होगा तो इनके डिटरमिनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अदरवाइज क्योंकि सिमेट्रिक में ए आई जे ए जे आई इक्वल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 × 4 मैट्रिक्स है, 1 4 9 16 4 9 16 25 9 16 25 36 16 25 36 49। ठीक, तो ऑप्शन है इज 1 2 3 एंड नन। ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी दिया है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसमें रैंक पूछा है। नेक्स्ट इसके आगे का क्वेश्चन जो है, फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर एस, फॉर ए non-empty set of vectors S in a space V, consider the following statement. Consider the following statements. Statements क्या है? ये जो है if S is a Li, if S is Li
then every subset of S, then every subset of S is also Li. B, if S contains या सॉरी ए है और ये रीजन आर दिया है, इफ एस कंटेन्स एल डी सबसेट then S itself must be LD, तो इसमें जो ऑप्शन बना है ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इम्प्लाइज ए, बी जो है वो बोला आर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आर करेक्ट है लेकिन ए इनकरेक्ट है बोल रहा है, आर इज करेक्ट बट डज नॉट इम्प्लाइज ए, बट डज नॉट इम्प्लाई ए, सी बोल रहा है ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, डी बोल रहा है ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। तो ये देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। इसमें बोल रहा है कि अगर एस एल आई होगा तो एवरी सबसेट एस इज एल आई, थी ऑब्वियस सी बात है। जैसे ये आपके पास एक सेट है एस, ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब जो भी वेक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे मान लो एक वेक्टर्स आपने लिया अल्फा 1, इससे अगला वाला जो है ना अल्फा 2 इसके बाहर का है, अल्फा 3 जो भी है इसके बाहर का है, अल्फा 4 जो है सॉरी ये कंटेन हो जा रहा है। सिंपल सी बात ये रखना है कि जो अल्फा 1 वाला जितना ले लिए ना, अब अगली बार जो लोगे तो अल्फा 1 उसके अंदर नहीं आने वाला है। मतलब जैसे मान लो एस एक सेट है, इसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे ऐसे करके अल्फा n वेक्टर्स हैं, ठीक। और ये एस एल आई है, एस क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश जो भी है इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर अल्फा 1 आप यहाँ से उठा रहे हो तो अल्फा 2 इसके बाहर का है, ठीक। अल्फा 3 भी इसके बाहर का है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इन सबको मिला के अल्फा 3 मिल नहीं पा रहा है। अल्फा 1 अल्फा 2 मिला दो अल्फा 3 नहीं मिलने वाला है, या अल्फा से अल्फा 3 नहीं मिल पाएगा। यानी ये सारे एलिमेंट क्या हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका एक सबसेट उठाते हो, मान लो S1 S का सबसेट है, तो S1 भी क्या होगा Li होगा। अगर S Li है एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप ऐसे इसको रिजल्ट में याद कर सकते हो, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ए वाला हमारा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर एस एल आई है तो उसका हर एक सबसेट भी क्या होगा एल आई ही होगा। अब देखो इफ एस कंटेन्स एल डी, अगर एस एल डी है एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट है उसका सुपरसेट बनाते चाहो, S कंटेन्स LD सबसेट देन S इटसेल्फ मस्ट बी LD। मतलब अगर S के पास एक सबसेट ऐसा है जो LD है, इसका मतलब है S भी हमारा क्या हो जाएगा LD हो जाएगा, तो R भी करेक्ट होगा। बोथ A एंड R इज करेक्ट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आप याद रखना, ध्यान रखना। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एवरी सुपर सेट ऑफ, मतलब अगर सेट छोटा वाला सेट डिपेंडेंट है ना, तो बड़ा वाला जो उसको मिला के बनाओगे तो ऑलरेडी वो भी क्या होने वाला है डिपेंडेंट होने वाला है। तो ध्यान रखना आप, सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले में आपको रैंक की बात कर रहा है। रैंक हम कैसे निकालते हैं? रैंक आप इसको इक्लन फॉर्म में बनाओ, इक्लन फॉर्म में जितने नॉन जीरो रो आएंगे वह उसकी रैंक होगी। तो इसमें से देखोगे आप, तो पहले हम देखते हैं ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते हैं। अगर इसकी रैंक
1 हुई, इसका मतलब तीनों रो क्या होने वाले हैं, इसके क्या होने वाले हैं, तीनों रो 0 होने वाले हैं। अगर इसको इक्वलन फॉर्म में बनाते हैं तो तीन रो इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, नॉन जीरो नहीं रहने वाले, एक ही हमारा नॉन जीरो रहेगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसके दो मेथड हैं, या डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का निकाल, जैसे ए है, ए 4x4 की मैट्रिक्स का, अगर इसका डिटर्मिनेंट ए का अगर नॉन जीरो आ गया तो इसकी रैंक जो होगी, रैंक ऑफ ए हमेशा 4 से कम होगी। दूसरा चीज़, अगर ए 4x4 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, फुल रैंक मैट्रिक्स होगी, चाहे 4x4 का हो चाहे n×n की मैट्रिक्स हो, n×n ले लो, n×n, इसकी रैंक हमेशा n से कम आएगी। अगर इसकी n×n की मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक हमेशा n आएगी। और दूसरी चीज़, अगर इसके माइनर्स उठाते हो, माइनर्स मीन्स 2x2 की मैट्रिक्स उठाते हो, 3x3 की मैट्रिक्स निकालते हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, डिटर्मिनेंट अगर वो जैसे डिटर्मिनेंट 2x2 का निकाले और नॉन जीरो आया, इसका मतलब उसकी रैंक कितनी होगी, हमेशा 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। 3x3 का निकाले तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं, इक्वलन फॉर्म में लेके आते हैं। वैसे अगर 1 2 को डिस्कार्ड करना हो ना, इसको देखोगे 2x2 का माइनस उठाओ, यहाँ से 9 1 जा 9 -16 विच इज नॉन जीरो, इसका मतलब इसका रैंक 1 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर 3x3 का भी आप डिटरमिनेंट निकाल लो तो रैंक, अगर ये भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक 2 भी पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब नन ऑफ दीज या फिर 3 होगा। तो हम देखते हैं क्या आता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इक्वलन फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखोगे इक्वलन फॉर्म लगाओगे, ये मतलब इसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो मैं क्या करता हूँ, R3 एंड R4 में चेंज करता हूँ। R4 में चेंज करूँगा तो क्या करता हूँ, R4 माइनस R3, R3 में चेंज करता हूँ R3 माइनस R2, R2 में चेंज करता हूँ R2 माइनस R1। तो सबको चेंज करोगे आप तो देखोगे यहाँ से क्या आने वाला है आपकी बात, 1 4 9 16। R2 में पहले चेंज करता हूँ, R2 माइनस R1, तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 16 में 9 7 11। ठीक, R3 माइनस R2 करोगे, R3 माइनस R2 करोगे, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 16 में 9 7, 15 11, 36 और 36 में 25 11 नहीं 25 में 9 आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आएगा 11 आएगा। 16 में 9 7 और यहाँ 9, यहाँ 11 और यहाँ 13। फिर से इसमें अप्लाई करो आप, फिर से अप्लाई करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 4 9 16, इसको माइनस करो, 5 में 3 माइनस करोगे 2, इस वाले से इसको माइनस कर रहे हैं, 7 में 5 माइनस करोगे 2, 9 में 7 माइनस करोगे 2, कुछ 1 मिनट रॉन्ग हो गया है, एक काम करते हैं, एक एक को चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं R4 को चेंज करता हूँ, R4 माइनस R3, तो आपके पास क्या आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी 1 4 9 16 4 9 16 25 और ये 9 16 25 36। तो इसको माइनस करेंगे 7 आया, ये क्या आएगा 9 आएगा, 16 25 में से 16 को माइनस करो, 15 9 6 9 आएगा, ये 11 आएगा और ये 13 आ गया। ठीक, ये माइनस हो गया। इसी तरीके से आप इस वाले को इसको माइनस करो, 1 4 9 16 4 9 16 25, तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा 9 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ भी 7 9 11 एंड 13 है। इसी तरीके से आप इसमें माइनस कर दो, R2 में चेंज कर दो, 4 में से 1 4 9 16, R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1, तो 4 में से गया 3 आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 16 में से 9 गया 7 आएगा और यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 5 7 9 11 7 9 11 13। तो आप यहाँ से देखोगे, फिर से अगर मैं इसमें चेंज करूँ, 7 में 5 माइनस करूँगा 2, 5 में 3 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, देखो फिर से अगर चेंज करूँगा तो 1 4 9 16 3 5 7 9, तो इसको चेंज करूँगा, 5 में 3 गया 2, इससे इसको माइनस कर रहा हूँ, इससे इसको माइनस करूँगा, 5 में 3 माइनस 2, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 9 में 7 2 2 और ये भी 2 2 2 2 आएगा। तो यहाँ से देख रहे हो 2 रो क्या आ गए, आइडेंटिकल। इसका मतलब इसका जो रैंक आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका मतलब रैंक ऑफ ए हमेशा 4 से क्या आएगा,
कम आएगा। तो इसमें से देखोगे 2 क्रॉस 2 के माइनस ले लो, 5 1 जा 5 12 विच इज नॉन जीरो, तो 2 पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब रैंक इसका 3 होगा। 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। आप 3 क्रॉस 3 का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो मैट्रिक्स का, तो भी देखोगे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो इसलिए रैंक इसका कितना आएगा, 3 आएगा। रैंक के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप इसी तरीके से टैकल करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से है। ऑपरेशन लगाना है, ध्यान रखना है। थोड़ा जल्दी हो गया हो तो एक बार आप ऑपरेशन लगा लेना, माइनस करके उसको माइनस करना है और देखना है कितने नॉन जीरो रो आने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लेमडा such that the following system of equation is unknown xyz x plus y plus lambda z equal to 2, 3x plus 4y plus 2z equal lambda, 2x plus 3y minus z equal to 1 has more than one solution, has more than one solution is first option, A option, lambda not equal to 3, B option, lambda not equal to 2 and lambda is not equal to minus 5, C option, lambda equal 3, D option, always has a solution, always has a solution। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक स्वार्ज इनइक्वालिटीज क्वेश्चन आया था और रॉन्ग था, तो स्वार्ज इनइक्वालिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, रॉन्ग क्वेश्चन था। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक। एक या दो क्वेश्चन और रह जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जो आपका है लेट ए बी ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, लेट ए बी ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक, such that the sum of entries in each row and each column lambda, in each row and each column is lambda, then which of the following must be an eigenvalue, must be an eigenvector of matrix A, इजी है। इसमें ऑप्शन से आप इसको आप एग्जाम्पल से कर सकते हो। पहला ए दिया 1 0, A 1 0, B 0 1, C 1 1, ठीक। तो वही चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ए आपका है ए ओनली, बी आपका है सी ओनली, सी ऑप्शन है ए बी, बी सी, डी है बी एंड सी। तो आप क्या करो, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू तो निकालने आता है आपको, तो क्या करो आप 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको जल्दी फिनिश कर देते हैं, देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक लेक्चर में हो जाएगा। तो आप क्या करो, ए इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इज लैम्डा। तो मतलब आपके दिमाग में पहली मैट्रिक्स कौन सी आती है,
तो पहली मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 है, तो ए को आप क्या ले लो 1 0 0 1 ले लो, 2 क्रॉस 2। रो का सम लेमडा, लेमडा की जगह यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। आप मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू पता है, लेमडा इक्वल टू 1 1 आइगन वैल्यू है, रिपीटेड आइगन वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालो। तो मान लो इसका आइगन वेक्टर लेमडा की जगह 1 आएगा, एक्स वाई आ गया 0 0, तो यहाँ से आप रखने जाओगे तो 0 0 0 0 आ गया, एक्स एंड वाई आ गया। तो यहाँ पास देख रहे हो एक्स एंड वाई जो वेरिएबल हैं बोथ आर फ्री वेरिएबल, तो इसका मतलब एक बार x1 की वैल्यू 0, x1 की 0, तो x1 अगर x एक बार x 0 हुआ तो y कितना होगा 1, एक बार y 0 हुआ तो x कितना होगा 1, यही हमारे आइगन वेक्टर हो जाएंगे। और वैसे भी पता है कि आइगन वेक्टर डेफिनेशन क्या होती है, ax इक्वल टू लेमडा एक्स, तो x को हम क्या बोलेंगे, इसका आइगन वेक्टर बोलेंगे। लेमडा हमारे यहाँ कितना है 1 है, तो देखते हैं आप ऐसे भी वेरीफाई कर लो, x उठा लो 1 0, तो ये हमारे पास 1 0 0 1, x हमारा 1 0 है, इक्वल टू कितना आएगा इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 आएगा 1 0, इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 1 0, दिस इज करेक्ट, लेमडा मतलब 1, तो इसका मतलब 1 0 एक आइगन वेक्टर बन रहा है इसका। ऐसे ही आप क्या कर लो, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स में 1 0 की जगह आप क्या रखो 0 1 रखो, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप 1 1 रखोगे तो ए एक्स इक्वल टू में यहाँ से 1 0 0 1, यहाँ से 1 1 रख दो, इक्वल टू कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 एंड 1 आएगा, लेमडा की वैल्यू 1 रखोगे, एक्स की वैल्यू 1 1 रखोगे, तो 1 और 1 आ रहा है, भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक, तो क्या बोला है लेमडा, आप इस दो ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया ए और बी। थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं 1 1 के लिए, एक कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लो आप यहाँ ले लो, आप यहाँ पास 1 कर दो, ठीक, नहीं फिर तो यहाँ भी 1 कर दो आप, हाँ यहाँ 1 करोगे तो अब की बार आपका लेमडा जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास 2 1 1 2, और एक आ जाएगा आपका लेमडा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो लेमडा 2 आपका आ जाएगा 2 0, तो एक इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बाकी ए और बी हमारे क्या होंगे करेक्ट होंगे। और वैसे भी डायरेक्ट देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है, ये भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसको आप एग्जाम्पल से कर लो या फिर हमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये 1 0 0 1 हमारी आइगन वेक्टर्स उसके बनते ही बनते, ये किसी केस में हमारी क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा 1 1, क्योंकि इसमें सम रो और कॉलम का सम दिया है लेमडा, तो लेमडा इसकी आइगन वैल्यू बनेगी, इतना इतना आप ध्यान रखो, लेमडा इसका आइगन वैल्यू बनने वाला है, तो एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होगी। तो यहाँ से लेमडा जब आइगन वैल्यू बन गई तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एक ही आइगन वैल्यू हो, बस एक लेमडा दिया गया है, दूसरा आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकता है इसमें, लेमडा हमें पता चला कि एक आइगन वैल्यू बन रही है, दूसरी हमारी लेमडा की वैल्यू लेमडा इक्वल लेमडा भी हो सकता है, सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उस केस में हमें 2 वेक्टर्स तो मिल ही जाएंगे 1 0 0 1 लेमडा के करस्पॉन्डिंग, ठीक, बाकी ये 1 1 आप डिस्कार्ड कर सकते हो, एक बार इसको चेक करना आप। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले से जाओगे आप, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये वाले क्वेश्चंस को तो मैंने इसके पहले डिस्कस किया है, इसके पहले वाले वीडियो में जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आप इससे मैट्रिक्स बनाओगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर आती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो इसके पास हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है। बट यहाँ बात कर रहा है मोर देन वन सोल्यूशन, हैज़ अ मोर देन वन सोल्यूशन, इसका मतलब इन्फाइनाइट की बात कर रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो बराबर होनी चाहिए, लेस देन क्या होनी चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, इसका मतलब है कि रैंक हमेशा 3 होगा, इसका पॉसिबल रैंक 3 से छोटा होना चाहिए। तो मैं इसको जमा लेता हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 2 है, फिर क्या है अपने पास 3x प्लस 4y प्लस 2z बराबर लेमडा है, फिर क्या है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 1 है। तो इसको मैट्रिक्स बनाता हूँ अगर तो 1 3 2 आएगा, 1 4 3 आएगा, लेमडा 2 माइनस 1 आएगा, डैश डैश, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूँ 2 लेमडा
1। अब इसकी रैंक निकालनी है तो क्या करना है हमें, इस वाले को और इस वाले को 0 करना है। तो ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 - 3 0 आएगा, 1 0 0, 3 4 में 3 1, ये आ जाएगा 2 - 3 लेमडा, ये 1 और ये लेमडा, इसमें से 3 का मल्टीप्लाई किया हूँ और लेमडा -6, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हूँ, 3 में से 2 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हूँ, माइनस कर रहा हूँ तो -1 - 2 लेमडा, और इसमें से 2 का मल्टीप्लाई किया हूँ तो 1 - 4 क्या आ जाएगा -3, 2 2 4, 1 - 4। इसको भी 0 करना है हमें, तो क्या करना है 1 0 0, 1 1 0 हो जाएगा, लेमडा 2 - 3 लेमडा 2 लेमडा -6। तो यहाँ से देखोगे आप इसको 0 कर रहे हैं तो 1 - 1 कर रहे हैं तो 2 - 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 लेमडा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस है ना, तो 2 + 3 3 माइनस लेमडा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस लेमडा। और इसको करेंगे इस वाले को करेंगे तो लेमडा -6 + 3 तो लेमडा -3, यहाँ आ जाएगा लेमडा -3। ठीक, अब इन दोनों की रैंक इक्वल कब होगी, जब लेमडा की वैल्यू अगर आप 3 लोगे, लेमडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर 3 लेते हो, अगर पहला केस देखो ए ऑप्शन, लेमडा अगर नॉट इक्वल टू 3 हुआ, ए ऑप्शन को देखना आप, अगर लेमडा की नॉट इक्वल टू 3 होगी वैल्यू, इसका मतलब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इसका मतलब इसकी जो रैंक आएगी, यहाँ 2 3 जो भी रखोगे, 3 नहीं रख सकते, यहाँ जैसे रखोगे तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी, तीनों की रैंक कितनी आएगी 3। इस केस में हमारा कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो ये वाला केस तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, बोर्ड है ऑलवेज है सोल्यूशन, ऑलवेज नहीं हो सकता सोल्यूशन इसके पास। और फिर इसका लेमडा नॉट इक्वल टू 2, लेमडा नॉट इक्वल टू 5, अगर लेमडा की वैल्यू 3 रखते हो, सी ऑप्शन जाओ, लेमडा इक्वल टू 3 रखते हो, 3 रखोगे, 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल टू 2 आ जाएगी। इस केस में कौन सा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब मोर देन सोल्यूशन, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। लेमडा इक्वल टू 3 के लिए इसके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन था ये वाला। और इसके बाद जो है आपका लास्ट क्वेश्चन स्वार्ज का था, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसको आप करेंगे। एक क्वेश्चन रॉन्ग था, स्वार्ज वाला भी रॉन्ग क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और है उसमें भी रॉन्ग ही है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन है चूज दी फॉल्स, कौन सा गलत होगा ये दिया था। फॉल्स स्टेटमेंट आपको क्या करना था, करेक्ट ढूंढना था। तो ए ऑफ जो था हमारा, द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्राइसेस विथ रेशनल कोफिशिएंट with rational coefficient, rational elements is not a vector space, is not vector space over the field of real number, over the field of real number। ठीक, बी दिया है the set is a subspace of R3, the set A 2A 2A plus A belong to R is a subspace R3, subspace of R3। C है the vector 2 0 0 0 2 0 and 0 0 2 and 0 0 2 are linearly independent, are Li। D है हमारा linear span of a subset
linear span of a subset of a vector space need not be a subspace। देखो इसमें फॉल्स ढूंढना था, इस क्वेश्चन में फॉल्स ढूंढना था। अगर आप देखोगे तो हमें पता होता है, ध्यान से देखना, लीनियर स्पान जो होता है, लीनियर स्पान LS वो सबसेट होता है वेक्टर स्पेस V का, और लीनियर स्पान LS इज अ सब स्पेस होता है। LS इज अ वेक्टर स्पेस ही होता है LS, या फिर बोल सकते हो लीनियर स्पान S इज अ सब स्पेस ऑफ V। और इसमें बोला है स्पेस नीड नॉट बी सब स्पेस, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो ये वाला हमारा एक फॉल्स मिल गया। और ये बोला है कि LI है, LI के लिए क्या करते हो, 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो नॉन जीरो आएगा, डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो, इसका मतलब LI है, दिस इज ए ट्रू। इसमें फॉल्स पूछा है, एक फॉल्स तो हमें मिला। ये बोला सब स्पेस ऑफ R थी, तो बी में देखोगे 0 डजेंट बिलोंग टू, मान लो इसका नाम W3 दे रहे हैं, 0 0 रखोगे तो ये 1 है, इसका मतलब ये वाला भी फॉल्स है। इसमें 2 ठो फॉल्स मिल गए हमारे पास, C B और D। इसका मतलब ये जो था आपका आंसर सेट में जो दिया था वो हमारा क्वेश्चन क्या था उस समय रॉन्ग था। ठीक, तो इसका मतलब अगर ट्रू, इसमें ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी ट्रू है, तो ये वाला हमारा ट्रू है। तो इसमें 2 ऑप्शन फॉल्स हो गए थे, इस वजह से वो क्वेश्चन क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। तो ये था क्वेश्चन हमारा। तो ये भी ये बोल रहा है सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद रेशनल कोफिशिएंट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ R। बोल रहा है ओवर द फील्ड ऑफ R रेशनल कोफिशिएंट से तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो आप क्या करो, सब स्पेस पहले चेक करो कि अगर अल्फा हमारा R से आ रहा है और उसकी जो इंट्रीज हैं, इंट्रीज हमारी मान लो ए हम मैट्रिक्स ले लेते हैं रेशनल से, जैसे मान लो 1 2 3 एंड 4, अगर अल्फा की वैल्यू आप √2 ले रहे हो तो अल्फा और ये वेक्टर u जो रहेगा डजेंट बिलोंग करेगा Q में, तो सब स्पेस ही नहीं बना रहा है। जब सब स्पेस ही नहीं बना रहा तो वेक्टर स्पेस की क्या बात करेंगे। तो वेक्टर स्पेस इज आल्सो सब स्पेस तो हमें सब स्पेस होने के लिए वेक्टर स्पेस होना पड़ता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है, ये वाला भी स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। बाकी सारे क्या हैं, ये 2 फॉल्स हो गए, इसलिए रॉन्ग क्वेश्चन था। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और है, मैं उस क्वेश्चन को पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, उसकी मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताना है आपको, और क्योंकि मैच करना है स्टेटमेंट्स को। ठीक, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, मैं इसका ऑप्शन वगैरह नहीं लिखूंगा, बस आप समझ जाना कि इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा। ठीक, मैच करना है क्वेश्चंस को। आपके पास 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से देखना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा। R2 से R2 एक T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ये जो दिया है T1 ऑफ x1 x2 जो दिया है वो है हमारे पास x1 प्लस x2 और 4x1 प्लस 5x2 विथ स्टैंडर्ड बेसिस दिया है। जो T2 जो दिया है वो भी हमारा कहाँ से कहाँ है, V से W में दिया गया है। T2 ऑफ C1 जो दिया गया है हमारे पास 2B1 माइनस 3B2, T2 ऑफ जो C2 दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है माइनस 4B1 प्लस 5B2, और यहाँ C और B क्या हैं, बेसिस है, C एंड C1 C2, C बराबर C1 C2 और B बराबर B1 B2 क्या है, ये बेसिस हैं। और इनके रिस्पेक्ट में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है और उस मैट्रिक्स का रैंक वगैरह निकालना है। तो आप देखोगे ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दूसरा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालूं तो आ जाएगी आपकी T विथ स्टैंडर्ड बेसिस T1 1 और 4 एंड 5, तो 1 1 4 एंड 5 आएगी। तो इसका मतलब T1 का विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही आया। अगर T2 का निकालूंगा, इसको भी आप क्या करो, इसको भी आप स्टैंडर्ड बेसिस से ले लो, C1 C2 को 1 0 C1 ले लो और C2 को ले लो 0 1, ऐसे ही 1 0 0 1 ले लो। तो इसका भी स्टैंडर्ड बेसिस रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 -3 -4 एंड 5। तो ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप T2 आया। तो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा था, T1 का ये होगा, T2 का ये होगा। फिर पूछा था रैंक ऑफ T1, रैंक ऑफ T1 ऑप्शन में दिया है 2 3 दिया था ना, तो रैंक ऑफ T1 डिटरमिनेंट निकाल लो 5 4 तो 2 आएगा। रैंक ऑफ T2 निकाल लो, 5 2 10,
ये भी नॉन जीरो है, ये भी 2 आएगा। तो बट क्वेश्चंस में क्या दे दिया था, एक का रैंक में 3 दे दिया था, T1 या T2 में ऑप्शन में 3 दे दिया था मैच करने में। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। रॉन्ग नहीं, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन आया था वो नन आएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन में एक चीज़ था, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये, और एक जगह 3 दे दिया। इसका मतलब है कि एक तो रॉन्ग दिया हुआ था, इसका नन ऑफ दीज इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से लीनियर अलजेब्रा हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मे भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कल एक ही लेक्चर्स में सारा कंप्लीट हो जाए, जितने भी सम अप हो जाए पूरा 17, 18 एंड 19 के ट्राई करूंगा एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद रियल एंड हम लोग अप्लाइड की तरफ चलेंगे। तो अगर आई होप हमें आपको वीडियो पसंद आता होगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो घर में रहो, मस्त रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, और एकदम टारगेट रखो। हमें लीनियर जो है अभी सेट होने वाला है, एमपी का होने वाला है, सीजी का होने वाला है, राजस्थान का भी सेट होने वाला है। तो इन सब के सेट के एग्जाम आप क्वालिफाई करो। अभी नेट का भी होने वाला है, नेट के लिए भी आप हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन किसी के भी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।